So, Bismillahirrahmanirrahim. So now let us move on to the problem solving portion of our mock test. So problem solving के अंदर बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं क्विकली उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। रेशोज हैं, प्रोपोर्शन है, रेट ऑफ चेंज है, एक्सपोनेंट की जो पावर्स होती हैं वैसी चीज़ें होती हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन में आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है और इस क्वेश्चन मार्क की या इस अननोन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अलजब्राइक इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। अलजब्राइक फार्मूलाज लगा के उनके सोल्यूशन वगैरह निकालने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा रेट ऑफ चेंज निकालना, रेट ऑफ टाइम निकालना, डिस्टेंस टाइम की कैलकुलेशन, इस तरह की चीज़ें होंगी। और लॉग मैंने थोड़ा सा सॉल्व करवा दिया। लॉग की बस बेसिक देख लेनी है आप लोगों ने एहतियातन। वैसे लॉग उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट इट विल हेल्प यू आउट इन द एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन है उनके अंदर सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट करेगा। ज्योमेट्री में बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ऑलरेडी पहले मैं एंगल्स वगैरह कवर अप करवा चुका हूँ, जो दे आर मोर देन इनफ टू कवर अप। एंड जो आपकी 4-5 बेसिक शेप्स हैं उनके एरियाज, पेरीमीटर्स और वॉल्यूम देख लेने आपका काम हो जाएगा, जिसमें सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, और अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में, इससे ज़्यादा जो आपका क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो इससे ज़्यादा आप ये कहोगे कि वो डिविएंट नहीं होगा फ्रॉम दिस पाथ, वो हटेगा नहीं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यू हैव टू सॉल्व अप 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व अप करने हैं, और आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है इन द जो आपका टेस्ट है ऑफ IOBM। तो मैं आपको ये बात कल से, जब से हमने ये मॉक स्टार्ट किया हुआ है, ये बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस किस पेपर के लिए हमारे पास, किस किस सेक्शन के लिए पेपर में हमारे पास कितना टाइम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 25 आइटम्स होंगे इससे रिलेटेड। एंड यू विल ओनली बी हैविंग 20 मिनट्स आउट ऑफ इट। सो 20 मिनट्स का मतलब क्या है, और 25 आइटम्स होने का मतलब क्या है कि भाई क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा कोई आप ये समझिए कि डिफिकल्ट नहीं होगा। चीज़ें इस तरीके की होंगी कि जो कि वन फ्लो के अंदर या वन गो के अंदर सॉल्व होने वाली होंगी, ताकि आप इतने लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व अप कर सको। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/6 डॉट 5/6 इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। 9 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 5 हो जाएगा। नीचे मेरे पास यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, एंड ये 4 मेरे पास यहाँ पे नीचे चला जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x है, तो कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको डॉट ही रहने देते हैं। तो ये डॉट डेसिमल का डॉट नहीं है, बल्कि मल्टीप्लीकेशन का डॉट है। सो कैंसिलेशन कर लेंगे हम लोग इसको कि किन कौन कौन से नंबर जो हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। तो जो जो से नंबर हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं उनको आपने सिंपली क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है, एंड यू विल गेट द आंसर हेयर। सो 3 के टेबल से मैं क्विकली कैंसिल करूंगा इसको। 3 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। इसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे कैंसिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा इज़ 15 एंड 2 इंटू 6 इज़ 12 एंड 12 इंटू 4 इज़ 48। सो द आंसर विल बी 15/48, क्योंकि 9 इंटू 5 हो गया, ये 45 हो जाएगा। 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। अगर कोई इस तरह से सॉल्व करना चाहता है तो 45/24 इंटू 6 है, आप इससे भी सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। 3 के टेबल से आप कटिंग करोगे तो 3 5 15 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 15/48 ही हमारे पास जो आंसर है वो आएगा। राइट जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एवरेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि होती हैं, परसेंटेजेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट ऑफ गेम्स इट लॉस्ट ये पूछा गया है। तो कह रहा है कि टीम प्लेड 30 गेम्स। तो एक टीम है जिसने 30 गेम्स प्ले की हैं, आउट ऑफ विच इट वॉन 24 गेम्स। तो जो इसने गेम्स जीती हैं वो 24 गेम्स हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द गेम्स डिड इट लूज, तो कितनी गेम जो है वो इसने लूज की हैं। अब देखिए, किसी भी जो मैच होता है ना उसका रिजल्ट 3 होते हैं, या तो आप जीत जाते हो, या आप लूज कर जाते हो, या फिर इट एंड्स इन अ ड्रॉ और इन अ टाई। हम ये असम्पशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे टाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो 24 गेम्स हैं अगर वो जीती गई हैं तो बाकी 6 गेम्स जो हैं दे हैव बीन लॉस्ट। तो 30 गेम्स इन टोटल प्ले हुई हैं, तो 30 नीचे आ जाएगा, पार्ट हमेशा टोटल में से आएगा। एंड 6 गेम्स आर लॉस, सो द पार्ट ऑफ द गेम दैट लॉस इज 1/5। सो अगर तो 6/30 आंसर हुआ MCQ में, वही मार्क कर दीजिएगा, एल्स आपने 1/5 को मार्क जो है वो कर देना। अलजबराइक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्केयर प्लस x माइनस वाई होल स्केयर इज। सो वैल्यू आपसे पूछी गई है x प्लस वाई होल स्केयर एंड प्लस x माइनस वाई होल स्केयर की। सिंपली a प्लस बी होल स्केयर एंड a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सो दिस विल बी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, एंड देन दिस विल बी a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab।
तो सिंपली फॉर्मूला ओपन किया, प्लस 2xy माइनस 2xy विल गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर। सो द आंसर हेयर इज 2 into x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने आज के मॉक में ऐड किया है, बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे एंड इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करेंगे ताकि आपका टाइम कम से कम यूटिलाइज हो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीटर गॉट एन एवरेज ऑफ 50 इन 6 टेस्ट। सो इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो पीटर गॉट एन एवरेज ऑफ 50 इन 6 टेस्ट। तो 6 टेस्ट के अंदर पीटर की जो एवरेज है वो 50 के स्कोर की है। व्हाट शुड ही गेट इन द अटेन इन द नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन एन एवरेज ऑफ 60। सो जो 6 टेस्ट है उसके 6 टेस्ट के अंदर जो उसकी एवरेज है वो 50 मार्क्स की है। तो 6 टेस्ट के अंदर जो उसकी एवरेज है वो 50 मार्क्स की है। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर यानी 7th टेस्ट के अंदर वो क्या स्कोर करे कि ओवरऑल एवरेज जो है वो 7 टेस्ट की वो इंक्रीज होकर 60 हो जाए। तो अगर हम देखें तो 6 टेस्ट की जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 50। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें पता है कि एवरेज कैसे लेते हैं, तो ऑलरेडी ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए हुए हैं, जिस स्टूडेंट ने जिसके अंदर मैंने कंप्लीट पूरा क्वांटिटेटिव का मैराथन इसका सॉल्व करवाया, तो पहले आई विल एडवाइज देम कि वो उसको लाजमी रिवाइज कर लें। एंडिंग डेज हैं क्योंकि फर्स्ट को आपका टेस्ट है इंशाल्लाह, तो आप उसको एसेंशली रिवाइज कर लें। उसका लिंक आपके पास है, आप उसको एसेंशली प्रिपेयर कर लो ताकि आप जो है वो आपकी मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो उसके अंदर भी मैंने बताया है कि एवरेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज आप कैसे लेते हो। सो एवरेज करने के लिए आप सम करते हो डिवाइडेड बाय n, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन पे आप डिवाइड करते हो। अब अगर 6 टर्म्स की एवरेज है तो इसका मतलब है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द 6 टेस्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 50, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम ऑफ 6 टेस्ट आ जाएगा मेरे पास 6 into 5 दैट इज 300। सो 6 5 30 और एक और जीरो आ गया, 300 मार्क्स बनते हैं। अब 7 टेस्ट की अगर एवरेज को मैं ओपन करके लिखता हूं, तो 7 टेस्ट की जो एवरेज है दैट विल बी ओपन एस A7 की, क्योंकि जो वैल्यू है वो पूछ रहा है कि ऐसा वो क्या स्कोर करे 7th टेस्ट के अंदर कि नई एवरेज जो है ना वो 60 हो जाए। तो 7 टेस्ट की एवरेज हो जाएगी सम ऑफ 7 टेस्ट डिवाइडेड बाय 7 into 60। अब मैं इस 7 into 6 कर लूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो सम आ जाएगा 7 टेस्ट का दैट विल बी इक्वल टू 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो 7 टेस्ट की एवरेज सम है, 7 टेस्ट का ये जो सम आया मेरे पास, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 टेस्ट का सम, 6 टेस्ट का सम यानी 7 टेस्ट का जो सम है इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टेस्ट प्लस 7वें टेस्ट का स्कोर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है कि 7th टेस्ट के अंदर 7वें टेस्ट के अंदर क्या स्कोर किया जाए तो द ओवरऑल एवरेज इंक्रीजेस टू 60। ठीक है, 50 से वो एवरेज इंक्रीज होकर 60 हो जाए। तो 7 जो टेस्ट है उनका सम कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द 6 टेस्ट प्लस द सम ऑफ द 7 टेस्ट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द 7 टेस्ट, तो वो सम टोटल सम ऑफ द 7 टेस्ट आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा 420 को यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा। 6 टेस्ट का जो सम है वो 300 है, तो 7वें टेस्ट की या 7th टेस्ट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 120। तो अगर 7th टेस्ट के अंदर वो 120 स्कोर करता है तो ओवरऑल एवरेज उसकी 50 से इंक्रीज होकर 60 हो जाएगी। सो आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। बहुत से बच्चों ने भी क्या किया, जो भी रिसेंट टेस्ट हुए हैं उसके अंदर बहुत से बच्चे जो है ना क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर वो कंफ्यूज होते रहे। तो कंफ्यूजन का आपने शिकार नहीं होना। जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फोकस होकर आपने सॉल्व करना है, बाय बुक करना है। बाय बुक का मतलब क्या है कि किसी रूल को आपने वायलेट नहीं करना, फॉर्मूलाज को आपने करेक्टली यूज करना है। तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो पेपर के अंदर फिर इंशाल्लाह नहीं होगी। एंड टाइम को भी मैनेज करना है, बिकॉज अगेन बता रहा हूँ कि IOBM के टेस्ट के अंदर 25 आइटम्स होंगे एंड मिनट्स ओनली 20 होंगे। So 20 minutes होंगे and number of items in this section will be 25. So try to solve as many questions as possible. A and B can do a job in 6 days. A and B जो मिलके जो काम करते हैं, तो टोटल टाइम जो उनको लगता है A और B जब मिलके काम करते हैं तो वो 6 डेज का टाइम लगता है। अगर A अकेला, if A does the job alone he takes 10 days, और A अकेला जो है ना वो जॉब कर रहा है in 10 days. So if they are working both together they are taking 6 days, and if A alone is working so he takes 10 days. What will be the time required for the B to complete the job alone? हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर B अकेला ये काम करेगा तो कितने टाइम में ये काम करेगा। अच्छा, अब I have already given you this trick and tip again going back to the marathon lecture को रिवाइज कर लेना, वहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैंने वहां पे ये टिप या ट्रिक आपको ये दी हुई है कि आपने क्या करना होता है कि आपने जो टाइम होता है, टाइम का आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो वो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, दैट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। आप रेट निकाल लो,
रेट को यूज करते हुए आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, वापस रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास टाइम आ जाएगा। सो ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं 6 डेज लग रहे हैं, सो ये तो टाइम का सम है। सो रेट ऑफ ए 1/a हो जाएगा, रेट ऑफ बी 1/b हो जाएगा। सो टोटल जो उनको टाइम लग रहा है वो 1/6 टाइम जो है वो उनको दे टेक टाइम एज 1/6। अब अकेला ए जब ये काम कर रहा है तो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए है अकेला, दैट इज 1/10। तो बल्कि इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो द कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी इज 1/6, क्योंकि दोनों को मिलकर जब काम कर रहे थे तो 6 डेज लग रहे थे। टाइम का रेसिप्रोकल लेने पे क्या आ जाता है आपके पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है। हमने बताना क्या है कि अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। सो टाइम कितना बी अकेला लेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है 1/r प्लस 1/r a प्लस 1/r b इज इक्वल टू 1/6। सो दिस इज 1/r a प्लस 1/r b इज इक्वल टू 1/6 है हमारे पास। ठीक है। सो ए अकेले को कितना टाइम लगेगा, ए का जो टाइम है दैट इज 1/10। सो बी का टाइम, भाई बी का रेट हम निकाल लेते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी आ जाएगा मेरे पास। आई विल टेक 1/10 ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे ही मैं 1/10 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ओनली 1/r b रह जाएगा एंड दिस विल बी 1/6 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। जब हम एलसीएम लेंगे 10 यहाँ पे चला जाएगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ऑफ बी आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 10 माइनस 6/6 इज इक्वल्स टू 4/6 इंटू 10 आएगा ना एलसीएम। सो 4/60 आ जाएगा मेरे पास। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी इज 4/60। सो ये तो रेट है, हमने टाइम निकालना है। दोबारा रेसिप्रोकल ले लो, टाइम आ जाएगा। सो रेसिप्रोकल ले लेंगे, टाइम आ जाएगा एंड 60/40 हो जाए 4 हो जाएगा एंड इट विल टेक 15 डेज। तो अगर दोनों ए और बी मिलके ये काम कर रहे हैं तो उनको 6 डेज लग रहे थे। अकेला ए जो था, ही वाज कंप्लीटिंग दिस टास्क, ही वाज कंप्लीटिंग द सेम टास्क इन 10 डेज। अब हमसे पूछा ये क्या था कि कितना टाइम अकेला बी को लगेगा। तो मैं फिर ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्विक ओवरव्यू ऑफ इट, कि जो गिवन टाइम होता है उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। मैंने जो ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क था उसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सिंपली पुट कर दी है, एलसीएम लिया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी आ गया, सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया है, तो मेरे पास यहाँ पर टाइम आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो और रेट ऑफ डूइंग वर्क के क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे एंड एटलीस्ट जो है वो दो क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विल बी देयर इन द पेपर, दे कैन बी 3 क्वेश्चन एज वेल। तो इसकी ये ट्रिक जो है, ये टिप जो है, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। अगेन फिर बता रहा हूँ कि मैराथन का जो लेक्चर है उसको आपने एसेंशली देखना है, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स ले सको। So the next question here is, the population of a city increased in 2 years from 25,000 to 30,000. Find the percent increase during this time. So 2 years के अंदर एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो पहले तो 25,000 थी, अब वो इंक्रीज होके 30,000 हो गई है। हमने यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। सो हमने देखना है कि यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो क्या होगा। सो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100 या ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। और जब भी आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है, इसको भी मैं क्विकली आपको दोबारा बता देता हूँ। सो परसेंटेज डिक्रीज आपके पास क्या आएगा, सो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि उसमें ओल्ड वैल्यू ज़्यादा होती है, न्यू वैल्यू लेस होती है, लेकिन अगेन द इंक्रीज और डिक्रीज इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल और द ओल्ड वैल्यू। तो इसलिए ओल्ड वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सो परसेंटेज में जो इंक्रीज आया है वो 25,000 से 30,000 हो गया है। सो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, इस फॉर्मूला में मैं पुट कर लेता हूँ। सो 30,000 में से माइनस किया मैंने 25,000 को, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू थी या ओल्ड वैल्यू जो थी, दैट वाज 25,000 इंटू 100। तो जीरो जीरोज के साथ कैंसिल कर लीजिएगा आप, 5 1 जा 5 5 जा, अगेन 5 1 जा 5 2 जा। सो 20% आ जाएगा। तो ये जो आप लोग कहते हो ना कि विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं होती, हो जाती है, थोड़ा सा आपने अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है, फोकस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब बिट ट्रिकी क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, रेशो का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपको कि 7 एप्पल्स कॉस्ट वाई सेंट्स। सो 7 एप्पल्स जो आते हैं ना वो वाई सेंट्स के आते हैं। तो एक एप्पल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल विल बी, सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी y/7। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 100 रुपीज़ की मेरे पास 2 बुक्स कॉस्ट करती हैं 100 रुपीज़,
तो एक बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी 100/2। तो सेम रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि y सेंट्स प्राइस है 7 एप्पल्स की, सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल विल बी, द प्राइस ऑफ 1 एप्पल विल बी y/7, राइट। तो हाउ मेनी एप्पल्स विल x डॉलर्स बाय, हाउ मेनी एप्पल्स विल x डॉलर्स बाय। अब एक थोड़ा जो ट्रिक है या जो चीज देखने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन डिमांड करती है कि यहाँ पे एप्पल्स की जो कॉस्ट थी वो सेंट्स में है और जो अमाउंट आपके पास है वो डॉलर्स में है। सो एक डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। सो रिमेंबर दिस रूल कि $1 हैज 100 सेंट्स। सो एक डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं आपके पास, राइट। सो x डॉलर्स के अंदर जो सेंट्स हो जाएंगे वो x इंटू 100 हो जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय एक एप्पल की कॉस्ट से डिवाइड कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट के कितने आ जाएंगे। तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 100x डिवाइडेड बाय वाई, एंड ये जो 7 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 700x/y। सो 700x/y नंबर ऑफ एप्पल्स आप बाय कर सकते हो इफ यू हैव एक्स डॉलर्स एंड एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो वाई सेंट्स है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो टोटल अमाउंट थी उसको ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल अमाउंट थी उसको मैंने कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल से डिवाइड किया है। सो कॉस्ट ऑफ 1 टोटल अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एप्पल से डिवाइड किया है। सो टोटल जो सेंट्स बन रहे थे वो 100x सेंट्स बन रहे थे। एक एप्पल की कॉस्ट 100/7 बन रही थी, इसलिए 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ है। सो 700x/y आ गया। सो जिनको कन्फ्यूजन है मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया। एंगल्स होते हैं पेपर में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी सिलेबस के अंदर, विच एंगल्स शेयर अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। तो कौन से एंगल की जो साइड होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होगी जी, कॉमन होगी, आपने ये बताना है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको वो एंगल्स होते हैं जो कि कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से निकले हुए होते हैं, यानी ये वर्टेक्स है एक ही वर्टेक्स से आए हुए होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ एंगल अल्फा और एंगल बीटा, ये दोनों जो है ना वो एक ही कॉमन वर्टेक्स है और एक ही इनके बीच में ये कॉमन साइड भी है जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया है। सो इसका आंसर इज एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स इज द आंसर हेयर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका आंसर रॉन्ग मार्क हुआ, मैं पहले ही बता दूं। इफ वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेजर्स 45 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है ना वो इंटरसेक्ट करती है। सो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी जब, तो ये जो ऑपोजिट एंड्स के एंगल बनेंगे जो मैंने रेड में ड्रॉ किए हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो ऑपोजिट एंड्स पे बनते हैं। अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करता हूँ तो इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो इनसाइड बनते हैं। तो अगर मैं इस रेड वाला था मैंने इसको दोबारा ब्लू कर लिया, तो ये दोनों जो है ना वो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो जहाँ पे मैंने एंगल्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगेन रेफरिंग टू द मैराथन लेक्चर, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स की मैंने बात की हुई है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिमेंबर। तो ये हमेशा 180 डिग्री के ऊपर सम होता है। तो अगर एक एंगल इसमें 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल लेट से एक्स कर लेते हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 में से 45 माइनस करके आ जाएगी एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 135 डिग्रीज। तो आंसर हियर इज 135 डिग्रीज बन रहा है, 45 डिग्रीज नहीं बन रहा। यस, जो ऑपोजिट अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जैसे ये है और ये है, ये तो इक्वल होंगे, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये तो ऑलवेज दे विल बी इक्वल। बट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यू शुड बी रिमेंबरिंग द सम इज ऑलवेज इक्वल टू, द सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं पीछे बता रहा था कि एंगल ई जी ए आपने बताना है। सो एंगल ई जी ए फाइंड आउट करने का आपको कहा गया है। सो एंगल ई जी एंड ए आपको फाइंड आउट करने का कहा गया है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो अगर ये एंगल बी है तो ये जो एंगल है ये भी बी होगा। अब जो मैं ऑरेंज में मार्क कर रहा हूँ लाइन ए बी, तो एक लाइन का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो तो 180 डिग्री है। अगर इतना सा पोर्शन इसमें से बी है तो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा ना 180 माइनस बी में। मैं ये कहता हूँ कि एक टोटल एंगल 180 डिग्री है और उसमें से बी डिग्रीज नोन है, तो रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस बी आ जाएगा। तो दिस एंगल इज 180 माइनस बी, राइट। एंड दीज एंगल्स आर 180 माइनस बी आ जाएगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बी है यहाँ पे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात को आपने देखना है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और किस तरह से एंगल्स को जो है ना वो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। सो अगर तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले यूज किया
उसको यूज़ करते हुए अगर ये बी है, इसको भी मैंने कहा कि ये बी है एंड ये और ये दोनों भी सेम होंगे, तो 180 माइनस बी आ जाएगा. 180 माइनस बी इज द वैल्यू हियर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉड का क्वेश्चन है. मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 की वैल्यू जो है वो 4 है. सॉल्व करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी. देखिए मॉड में जब भी चीज़ें ओपन होती हैं तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाता है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जाता है. मैराथन में मॉड के बहुत सारे लेक्चर्स क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर का मॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर मैंने सॉल्व की हुई हैं. सोल्यूशन कैसे आएंगे इक्वेशंस के लिए भी मैंने सॉल्व किया हुआ. तो इनइक्वालिटीज़ भी पार्ट हैं आपके पेपर का और मॉड भी पार्ट है आपके पेपर का. तो मैंने इनइक्वालिटीज एंड मॉड दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा. मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज लेस देन 4 है. तो इस केस में आप क्या करोगे कि जब इसको आप ओपन करोगे ना, तो ये ओपन होगा प्लस माइनस 4 की फॉर्म में. तो जब ये प्लस माइनस 4 होगा तो आप -4 से इसको ग्रेटर रखेंगे एंड +4 से आप इसको स्मॉलर रखेंगे. सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर हेयर. तो +3 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, -3 हो जाएगा, -7 x आ जाएगा, +3 उधर चला जाएगा, x लेस देन 1 आ जाएगा. सो -7 लेस देन x लेस देन +1 आ जाएगा. सो द आंसर इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए आपके पास राइट चॉइस है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 83. ओके, सो टू नंबर्स का जो सम है डैट इज 83. सो x प्लस वाई जो है उसकी जो वैल्यू है वो 83 है. इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स. अब एक जो नंबर है, जो एक नंबर है इसके अंदर, वो अगर टू ज़्यादा है, इफ वन नंबर इज टू मोर, तो लेट से x जो है वो टू ज़्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर का ट्वाइस 2y है. सो x ऑलरेडी टू ज़्यादा है, तो मैं दूसरे नंबर को टू ऐड करूंगा तो ये इक्वेट होगा. देखिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, एक और स्टूडेंट है उनके पास लेट से मेरे से 5 रुपीज़ लेस हैं, मेरे से 5 रुपीज़ लेस हैं, तो मुझे 5 रुपीज़ उनको ऐड करने पड़ेंगे ना, तो तब जाके ये इक्वेट करेंगे. तो इसलिए मैंने ये +2 का फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है. ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है, +2 ये इससे ज़्यादा है. तो सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन को x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सिंपली यू विल गेट द आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू 83 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. सॉल्व कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं. जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस. तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 3y की वैल्यू 81 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा. y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 2 6. सो y की वैल्यू 27 आ जाएगी. सो y 27 आ गया. x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है. सो x की वैल्यू आ जाएगी 83 माइनस 27. सो यू विल गेट द आंसर हेयर. सो एक वैल्यू तो 27 है, दूसरी वैल्यू जो है ना वो मेरे पास जब 20 जाएगा तो वहाँ से 73 20 जाने पे 63 एंड देन अगेन तो 56 आ जाएगा. सो x की वैल्यू 56 है एंड y की वैल्यू 27 है. और रेक्टेंगल है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो पेरीमीटर्स के एरियाज क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे. रेक्टेंगल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस हो गए, उनके रेडियसेस वगैरह निकालना, ऐसे क्वेश्चन आपके IOBM के पेपर के अंदर they will be a very essential part of it. A rectangle is 16 centimeter long and 10 centimeter wide. That the length is reduced by k centimeter and its width is also increased by k centimeter to make it a square. Then its area changes by. So initially हमारे पास एक rectangle है, ठीक है. सो स्टार्ट में मेरे पास एक रेक्टेंगल है. तो स्टार्ट में क्या है कि मेरे पास आया हुआ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कह रहा है कि जी 16 सेंटीमीटर है. सो ये उसकी लेंथ है जो कि 16 है और जो उसकी विड्थ है वो 10 है. सो विड्थ जो है ना वो उसकी 10 है. सो लेंथ 16 है, विड्थ 10 है. तो आपने ये बताना है कि एरिया में कितना चेंज आएगा अगर आप विड्थ को के के फैक्टर से इंक्रीज कर देते हो और लेंथ को आप के फैक्टर से रिड्यूस कर देते हो. तो जब आप के फैक्टर से लेंथ को रिड्यूस करोगे ना, तो जो नई लेंथ आएगी वो 16 माइनस के आ जाएगी. और विड्थ को जब आप के फैक्टर से इंक्रीज करोगे ना, तो विड्थ तो पहले 10 है, जब वो के का इंक्रीज आएगा तो नहीं, वो 10 प्लस के हो जाएगी, जस्ट टू मेक इट अ स्क्वायर. तो आपने बताना है कि एरिया कितना चेंज हुआ. अब जो पहले का एरिया है, रेक्टेंगल था जब ये, तो इसका एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया. तो दैट विल बी 16 इंटू 10, तो 160 आ रहा है एरिया इसका. ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है. अब जब स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर बनाने पे लेंथ भी वही होती है, विड्थ भी वही होती है. तो 16 माइनस के आ जाएगा, ये 10 प्लस के आ जाएगा. माइनस के को राइट साइड पे ले जाओगे 10 को. तो 16 में से 10 चला जाएगा 6 एंड 2 के आ जाएगा. के की वैल्यू जो है ना वो 3 आ जाएगी. तो के 3 आ गया.
जब K3 आ गया तो नई लेंथ क्या हो जाएगी 16 माइनस के, सो नई लेंथ हो जाएगी 16 माइनस के ना, तो 16 में से 3 को माइनस करोगे 13 आ गया। नई विड्थ जो हो जाएगी वो 10 प्लस 3 हो जाएगी, वो भी 13 आ जाएगा। सो ये 16 में लिख गया हूँ, इट्स नॉट 16, आई हैव रिटन इट एज 16, ये 13 बनता है। सो लेंथ भी 13 है एंड विड्थ भी 13 है। तो जो नया एरिया आएगा स्केयर का जो नया एरिया आएगा वो भी तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ भी 13 है, विड्थ भी 13 होती है स्केयर के केस में। 169 सेंटीमीटर स्केयर है। अब एरिया कितना चेंज हुआ है, एरिया 9 यूनिट्स चेंज हुआ है। नया एरिया 169 आया है नो डाउट, बट जो इनमें डिफरेंस है ना वो 169 माइनस 160 का है। तो ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि एक एंगल है, एक्स आपने वो फाइंड आउट करना है इस गिवन ट्रायंगल के अंदर। तो एक ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है एंड एंगल एक्स जो है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट। वी नो दैट कि जो एंगल्स होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल उनका सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इस एंगल ए की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लूंगा और फिर एक लाइन का कंप्लीट एंगल 180 होता है, उसमें से इस एंगल ए की वैल्यू को माइनस करूंगा तो आई विल गेट एंगल एक्स डिग्रीज आ जाएगा मेरे पास। तो दो इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल के एंगल्स एंड दे आर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड दे सम अप टू 180 डिग्रीज। तो उनका जो सम बन रहा है ना यहाँ पे दैट इज 180 डिग्रीज है। अब एंगल ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, एंगल बी की वैल्यू 68 डिग्रीज, एंगल सी की वैल्यू इज 70 डिग्रीज इक्वल टू 180 है। एंगल ए के लिए मैं क्विकली सॉल्व कर लूंगा। 70 में मैं 60 को पहले ऐड करूंगा, 7 और 6 13, तो 138 डिग्री आ गया। सो 180 में से आप 138 डिग्रीज को माइनस कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए। सो 180 में से 138 को आप माइनस करोगे तो कैरी लेना पड़ेगा आपको, 7 आ जाएगा, 10 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 4। सो 42 डिग्रीज आ रहा है ये एंगल। सो एंगल ए की जो वैल्यू आ रही है 42 डिग्रीज आ रही है, कंप्लीट एंगल 180 डिग्रीज होगा। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 42 को माइनस कर लोगे तो पीछे आपके पास x डिग्रीज आ जाएगा। सो 180 में से जब आप 42 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 138 डिग्रीज आ जाएगा। मैंने कैसे किया मैं क्विक टिप बता देता हूँ। देखो 180 में से पहले आप 40 को माइनस कर लो, जब 180 में से आप 40 को माइनस करोगे वो तो इजी है ना माइनस करना, 140 आ जाएगा, ये तो 2 का फैक्टर रह गया था वो 2 फर्दर माइनस कर लो तो 138 डिग्रीज आ जाएगा आपके पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 294। एक क्यूब है मेरे पास और उस क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सो क्यूब क्या होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, क्यूब के अंदर सारी जो उसकी साइड्स होती हैं दे आर इक्वल। सो एक क्यूब है और क्यूब का एरिया जो है ना वो हमसे पूछ रहा है कि क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा है सॉरी उसका। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी जितनी भी जो साइड्स होती है ना, मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यूब की जितनी भी जो साइड्स जितने भी जो फेसेस होते हैं ना, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ये साइड पे ये है थर्ड फोर्थ, ऊपर टॉप है फिफ्थ और नीचे सिक्स, तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। और एक फेस का जो कि स्केयर की फॉर्म में होता है, तो स्केयर का एरिया क्या होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्केयर होता है। तो उसका सरफेस एरिया है 6x स्केयर जिसकी वैल्यू इज 294। आपने वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम तो क्या होता है, लेंथ भी एक्स होती है, इसमें ब्रेथ भी एक्स होती है, विड्थ भी एक्स होती है। सो वॉल्यूम तो मेरे पास क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा एक्स 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 का क्यूब। सो वॉल्यूम इज एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू अगर निकालूं फिर मैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्विकली वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा। तो सरफेस एरिया का की वैल्यू 6x स्क्वायर है जो कि 294 गिवन है। 6 के टेबल से क्विकली इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24, सो 4 बचा एंड 5 और 54, सो 6 9 जा 54 होता है एक्स स्क्वायर, 49 आ गया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वॉल्यूम निकालेंगे सो दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब है ना, 7 7 का 49 है, 49 इंटू 7 कर लेना आप, 343 आ जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना दैट विल बी 343। सो मेजर क्यूब्स को याद रखा करें, 7 का स्क्वायर इज स्क्वायर्स को याद रखा करें, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट विल बी 343। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैराथन में करवाया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द मोर डिटेल्स ऑफ इट। क्या डिटेल्स क्या है कंप्लीटली एक्सप्लेन इट। A number is subtracted from 52 and the result is divided by 6. The answer is twice of the original number. What is the number? तो एक नंबर है, लेट से मैं सपोज करता हूँ कि नंबर x है, वो कह रहा है कि नंबर को 52 में से सब्ट्रैक्ट किया। सो 52 में से x को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आ रहा है सब्ट्रैक्शन का उसको 6 से डिवाइड किया, आंसर जो है वो डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर x था उसके डबल है, सॉल्व कर लो x की वैल्यू के लिए। 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12x आ जाएगा, 52 इज इक्वल टू 13x आ जाएगा
एक्स के लिए सॉल्व कर लेना आप, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी मेरे पास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने क्या करना है कि किसी भी एक साइड का जो स्केयर है ना, दैट विल बी इक्वल टू द स्केयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स का स्केयर करो और उनको सम कर लो। तो अगर तो ये इक्वेशन आपकी है तो आपने क्या, इक्वेशन अगर आपकी फॉलो हो रही है ये आप की बात, तो फिर आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बेसिकली ये वो क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम की एक्सटेंशन है। तो अगर किसी भी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैं पहले फर्स्ट एंगल को चेक करता हूँ। तो ये बनता है थर्ड ट्रायंगल को चेक करता हूँ, 13 का स्क्वायर है, बड़ी साइड का स्क्वायर करो, बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर को सम करो, अगर तो इक्वल आ रहे हैं तो वो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। सो 25 और ये 144, तो ये तो जो है ना दोनों 169 इज इक्वल टू 169 ही आ रहा है। तो आंसर जो है ना यही आएगा। तो दिस इज योर राइट आंसर हेयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। कितने नंबर्स 1 से लेके 70 तक ऐसे हैं कि जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर 1 या 9 आता है। तो 1 से लेके 70 तक जो टोटल नंबर्स हैं वो तो 70 हैं। आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको ऊपर और इनटू 100 कर लेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज कितनी है पहले उनको काउंट कर लेते हैं। तो कितने नंबर्स हैं जिनके बीच में 1 से लेके 70 तक 1 या 9 आता है यूनिट बेस पे, 1 पे आता है, 9 पे आता है, 11 पे आता है, 19 पे आता है। तो हर डेकेड के अंदर 2 ऐसे डिजिट्स आ रहे हैं कि जिनमें 1 और 9 आता है यूनिट प्लेस पे, फिर 21 और 29 है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। अगर मैं देखूं तो हर डेकेड में चूंकि 2 नंबर्स हैं और 1 से लेके 70 तक 2 डेकेड्स बनती हैं, तो 2 इंटू 7 14 बनते हैं ये टोटल। तो फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, 41 और 49 बनता है। इसी तरीके से 51 और 59, 61 और 69 बनता है। तो ये नंबर्स आप काउंट कर लेना ना आप, तो आपके पास जो है ना ये नंबर्स जो हैं दे, इनकी वैल्यू 14 आती है। तो 14 वन ज़ा, 14 फाइव ज़ा, 5 वन ज़ा एंड तो 20% आ रहा है। तो 20% इज द आंसर here. Moving on to the next question. A dealer bought a car from a private owner and sold the car at a price which was 20% higher than the price he bought the car at. The dealer made a profit of $1,200 from the purchase of selling this car. What is his selling price? एक कार के ऊपर जो परसेंटेज प्रॉफिट है ना, तो जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बन रहा है 20%। वो बन रहा है 20%। आप, और अगर उसको जो प्रॉफिट बना है उसकी वैल्यू जो है ना वो $1,200 है। तो आपने ये बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। तो सेलिंग प्राइस आपने बतानी है गाड़ी की, कि गाड़ी कितने की बेची गई है। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूला पे आते हैं। सो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। या फिर आप ये क्या, इंटू इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना प्रॉफिट ही होता है। सो परसेंटेज प्रॉफिट जो है ना दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 भी लिख सकते हो आप। तो प्रॉफिट तो कितना आया है, $1,200 का आया है ना, प्रॉफिट तो $1,200 का आया और परसेंटेज में वो 20% बन रहा है। तो वैल्यूज को प्लग इन कर लेते हैं। सो प्रॉफिट 20% बन रहा है, प्रॉफिट की वैल्यू 1200 है। पहले कॉस्ट प्राइस एक्स को निकाल लेते हैं, इंटू 100 कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स को, 1200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करा, जीरो जीरो के साथ कैंसल्ड, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 5 12 जा, ठीक है। सो एक्स की जो वैल्यू आ रही है, सो जो कॉस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है मेरे पास, उसकी वो आ रही है, कॉस्ट प्राइस उसकी आ रही है एक्स, 5 12 जा 60 एंड 2 जीरोज आ गए, $6,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे आती है, सेलिंग प्राइस होती है दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस 6,000 है, प्रॉफिट $1,200 है, तो सेलिंग प्राइस $7,200 आ जाएगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 का क्यूब माइनस 2 की पावर 4। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, पेपर के अंदर होते हैं, बहुत ईजी है। 3 का क्यूब है उसमें से 2 की पावर 4 को माइनस करना है, तो 3 3 9, 9 3 27, 11 आ जाएगा। सिंपल था ये, ठीक है जी। 1/x की वैल्यू इज 0.2, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आएगा, नीचे साथ 0 आ जाएगा, जो 10 नीचे है ऊपर चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 10/2 आ जाएगी एंड एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है।
सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज एक्स, टू कंसेक्टिव नंबर्स का सम एक्स है, उनका प्रोडक्ट बताना है। सो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। सो लेट्स से पहला नंबर y है, तो उससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो y+1 आ जाएगा। उनका जो सम है y और y+1 का जो सम है दोनों कंसेक्टिव नंबर्स का, डेट इज इक्वल टू x। इनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है, सो y इंटू y+1 की वैल्यू पूछी हुई है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो ना, और यहाँ पे प्लग इन कर लो तो आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x। So this is 2y+1 is equals to x, 2y is equals to x minus 1, y की वैल्यू आ जाएगी x-1/2। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करो, सिंपली यू विल गेट द आंसर। तो y की जगह पे यहाँ पे मैं प्लग इन करने जा रहा हूँ x-1/2, एंड सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी x-1/2 प्लस 1। सो ब्रैकेट्स क्लोज कर लो, x-1/2 है, यहाँ पे आ जाएगा x-1 plus 2 divided by 2. So x minus 1/2 and here it will be x plus 1 divided by 2. Solve कर लेंगे so the answer will be x square minus 1/4. So the product can be written as x square minus 1 divided by 4 आ जाएगा। What is the average value of 3 की पावर 10, 3 की पावर 20 and 3 की पावर 30? So इनका एवरेज लेना है। सो एवरेज ले लेंगे, 3 नंबर हैं, 3 पर डिवाइड करेंगे। सो इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो 3 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 डिवाइडेड बाई 3 करोगे आप। 3 के साथ आप 3 को कैंसिल कर लेना, तो आंसर विल बी 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 आ जाएगा। सो इस फॉर्म में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द हेक्सागोन। हेक्सागोन एक 6 साइडेड फिगर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 54। व्हाट इज द एज ऑफ बी। तो तीन लोगों की एजेस का जो रेशो है ना वो 3:4:5 है। रेशो कैसे आती है, डिवाइड करके आती है। सो लेट्स से यहाँ पे जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो x है। तो पहली जो एज आ जाएगी वो 3x, सेकंड 4x कर लो, सी की एज 5x कर लो, और इनका सम जो बन रहा है ना वो 54 बन रहा है। x के लिए सॉल्व कर लेंगे, सो दिस विल बी 12x इज इक्वल टू 54। x के लिए सॉल्व करोगे आप, 3 के टेबल से 3 4 ज़ा एंड 12 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 24 18 आ गया। देन अगेन आप इसको करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। सो x की जो वैल्यू है ना दैट इज 6। सो x जो है ना वो सिंपली 6 आ जाएगा। b की एज बतानी है, b जो है ये 4x इसका पोर्शन था, 4x है। सो 4 इंटू 6 करेंगे, सो 24 ईयर्स का एज जो है ना वो b की है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव सेक्शन, इफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ये तब बनेगा जब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये पूरी टर्म जो है ना वो क्लोज हो जाएगी। So this will be x square plus 4x plus m. m should be equal to your b square. तो b क्या होगा आपके पास। सो x के लिए मैं इसको देखता हूँ, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये है, और ये मैंने फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो बी स्क्वायर है मेरा वो m है, गिवन इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखा जाए। सो 2ab इज इक्वल टू 4x कर लेंगे। 2a की जगह पे तो x है, b फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4x है। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सो b की वैल्यू 2 है, बट रिमेंबर दैट m इज नॉट b, रादर इट इज b का स्क्वायर है। सो ये b का स्क्वायर है m, तो b का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। सो b का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर। सो m की वैल्यू 2 का स्क्वायर के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 4। सो m की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4। सो m को ऑप्शन में से 4 मार्क करना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे कि सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x के लिए। सो दिस विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12 नहीं $6000 ही आ रहा है। सो एक्स की वैल्यू तो $6000 ही आ रही है और प्रॉफिट 1200 का। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस $7200 ही आएगी। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस जो है ना वो $7200 ही आ रही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 का क्यूब माइनस 2 की पावर 4। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, पेपर के अंदर होते हैं, बहुत ईजी है। 3 का क्यूब है, उसमें से 2 की पावर 4 को माइनस करना है, तो 3 3 9 9 3 27 11 आ जाएगा। सिंपल था ये। ठीक है जी, 1/x की वैल्यू इज 0.2। x की वैल्यू निकालेंगे,
पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 आएगा, नीचे साथ 0 आ जाएगा, जो 10 नीचे है ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू 10/2 आ जाएगी एंड x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो x की वैल्यू जो है वो 5 है। सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज x। टू कंसेक्टिव नंबर्स का सम x है, उनका प्रोडक्ट बताना है। सो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। सो लेट्स से पहला नंबर y है, तो उससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो y+1 आ जाएगा। उनका जो सम है y और y+1 का जो सम है दोनों कंसेक्टिव नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू x। इनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है। सो y इंटू y+1 की वैल्यू पूछी हुई है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो ना, और यहाँ पे प्लग इन कर लो तो आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x। सो दिस इज 2y+1 इज इक्वल टू x। 2y इज इक्वल टू x-1। y की वैल्यू आ जाएगी x-1/2। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करो, सिंपली यू विल गेट द आंसर। तो y की जगह पे यहाँ पे मैं प्लग इन करने जा रहा हूँ x-1/2 एंड सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी x-1/2 प्लस 1। सो ब्रैकेट्स क्लोज कर लो, x-1/2 है, यहाँ पे आ जाएगा x-1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो x-1/2 एंड हेयर इट विल बी x+1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेंगे तो द आंसर विल बी x²-1/4। तो द प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज x²-1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 3 की पावर 10, 3 की पावर 20 एंड 3 की पावर 30? सो इनका एवरेज लेना है। सो एवरेज ले लेंगे, 3 नंबर हैं, 3 पर डिवाइड करेंगे। सो इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो 3 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप। 3 के साथ आप 3 को कैंसिल कर लेना, तो आंसर विल बी 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 आ जाएगा। सो इस फॉर्म में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द हेक्सागोन? हेक्सागोन एक 6 साइडेड फिगर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 54। व्हाट इज द एज ऑफ बी? तो तीन लोगों की एजेस का जो रेशो है ना वो 3:4:5 है। रेशो कैसे आती है? डिवाइड करके आती है। सो लेट्स से यहाँ पे जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो x है। तो पहली जो एज आ जाएगी वो 3x, सेकंड 4x कर लो, सी की एज 5x कर लो, और इनका सम जो बन रहा है ना वो 54 बन रहा है। x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी 12x इज इक्वल टू 54। x के लिए सॉल्व करोगे आप, 3 के टेबल से 3 4 ज़ा एंड 12 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 24 18 आ गया। देन अगेन आप इसको करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। सो x की जो वैल्यू है ना दैट इज 6। सो x जो है ना वो सिंपली 6 आ जाएगा। b की एज बतानी है, b जो है ये 4x इसका पोर्शन था, 4x है। सो 4 इंटू 6 करेंगे, सो 24 ईयर्स का एज जो है ना वो b की है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव सेक्शन, इफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m? देखिए परफेक्ट स्क्वायर ये तब बनेगा जब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये पूरी टर्म जो है ना वो क्लोज हो जाएगी। So this will be x square plus 4x plus m. m should be equal to your b square. So b क्या होगा आपके पास? So x के लिए मैं इसको देखता हूँ। So a square plus 2ab प्लस बी स्केयर की फॉर्म में ये है, और ये मैंने फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो बी स्केयर है मेरा वो m है, गिवन इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखा जाए। सो 2ab इज इक्वल टू 4x कर लेंगे। 2a की जगह पे तो x है, b फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4x है। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सो b की वैल्यू 2 है, बट रिमेंबर दैट m इज नॉट b, रादर इट इज b का स्केयर है। सो ये b का स्केयर है m, तो b का स्केयर इज 2 का स्केयर विच इज 4। सो b का स्केयर हमारे पास 4 होगा। तो दिस इज x स्केयर प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर। सो m की वैल्यू 2 का स्केयर के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 4। सो m की वैल्यू शुड बी। तो जनरल नॉलेज के आपके पास जो है ना वो 25 आइटम्स होंगे इन योर टेस्ट एंड यू हैव टू सॉल्व देम ऑल इन, जो आपके पास टोटल टाइम होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल नॉलेज के टोटल जो आइटम्स होंगे वो 15 होंगे एंड यू विल ओनली बी हैविंग 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। जनरल नॉलेज के लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? तो लैंड एंड पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। सो नॉट ओनली बाय लैंड बट बाय आल्सो बाय पॉपुलेशन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? तो इंडोनेशिया इज द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम
पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, वो इंडोनेशिया है। व्हाट इज द करंट, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2025? सो 2025 में अभी जो है जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, हिज नेम इज एंटोनियो गुतेरेस। बाय द वे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई हैव सीन इट इन जनरल नॉलेज, पास्ट पेपर के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं आईओबीएम के, उसमें भी इसको देखा गया, इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी जनरल नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन आता है। सो इट्स क्वाइट अ पोटेंशियल क्वेश्चन। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी है। तो आजकल जैसे वैसे भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है, लोग ये समझते हैं क्रिकेट हमारे नेशनल गेम है। सो क्रिकेट इज नॉट अ नेशनल गेम, और नेशनल गेम इज हॉकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, सो ये भी मैं आपको बता दूं रिपीटेड क्वेश्चन में से। सो नेशनल एनिमल आपसे पूछा जाता है, सो इट इज़ मारखोर। सो नेशनल एनिमल जो पाकिस्तान का है वो मारखोर है। नेशनल फ्रूट जो पाकिस्तान का है, इट इज़ ऑल्सो अमंग द रिपीटेड क्वेश्चन। सो नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज मैंगो, राइट। सो नेशनल क्वेश्चन अगेन उनसे रिलेटेड। सो नेशनल पाकिस्तान का जो फ्लावर है दैट इज जैस्मिन, सो दैट इज योर जैस्मिन। एंड नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान इज, सो नेशनल ड्रिंक जो पाकिस्तान का है, ठीक है, सो दैट इज द शुगर केन जूस। सो दैट इज शुगर केन जूस इज कंसिडर्ड टू बी योर नेशनल ड्रिंक। Which country is known as the land of the rising sun? Japan is known as the land of the rising sun. जापान का टाइटल है लैंड ऑफ राइजिंग सन का। हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? So the headquarter of the World Bank is located in the city of Washington DC. The World Trade Center was attacked on, the World Trade Center was attacked on September 11, 2001. यही वजह है कि अमेरिका में जो उनका इमरजेंसी डायलिंग नंबर है दैट इज ऑल्सो 911 बिकॉज 11 सितंबर को ये हुआ था एंड सितंबर इज द 9th मंथ, राइट। सो 911 जो इसका जो आप ये कहिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इवेंट है वो 9/11 को हुआ था। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड? सो यूनाइटेड स्टेट करंटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। Which mountain range separates Europe from Asia? So Europe and Asia are separated by a mountainous range called Ural Mountains. Madame Tussauds museum is famous for wax statues. So Madame Tussauds का जो म्यूजियम है वहाँ पे बहुत सारे फेमस जो लोग गुजरे हैं या हैं उनके वैक्स स्टैचूज जो है वो बना के रखे हुए हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? द टर्किश करेंसी इज नोन एज लिरा। सो बाय द वे द टर्किश कैपिटल इज अंकारा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं इस्तांबुल है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर्स के अंदर होता है, बट इस्तांबुल इज नॉट योर कैपिटल ऑफ टर्की, द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन में से हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? सो सिटी ऑफ गार्डन इज नोन एज लाहौर। ठीक है, सिटी ऑफ फ्लावर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है ना पाकिस्तान में, वो आप पेशावर को कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स, पेशावर को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो सिटी ऑफ लाइट्स जो है यू ऑल नो डैट कराची को कहा जाता है। तो सिटी ऑफ लाइट्स टाइटल है कराची का। सिटी ऑफ सेंट्स, सिटी ऑफ सेंट्स है दैट इज द टाइटल ऑफ मुल्तान। तो क्वेश्चन के अंदर पेपर आपके पास नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी, जीके हो सकते हैं, फैक्चुअल नॉलेज ना कहीं से भी आ सकता है। Which is the largest ocean in the world? So largest ocean and the deepest ocean in the world is Pacific Ocean, and जिस पॉइंट के ऊपर ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट है that point is known as Marina Trench. तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ये पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंबलडन इज फेमस फॉर विंबलडन का जो टूर्नामेंट है वो टेनिस के स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना वो खेला जाता है। इट इज फेमस फॉर टेनिस। द पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा इज इन द आर्ट गैलरी ऑफ पेरिस। सो मोनालिसा की जो पेंटिंग है एंड इट वाज मेड बाय लियोनार्डो डा विंची ने इसको बनाया था। तो यू शुड नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल, आ सकता है पेपर के अंदर। सो लियोनार्डो डा विंची मेड this painting, famous painting known as Mona Lisa. So these were all from the general knowledge portion. Now let us move on to the last section of our test, जो कि सीरीज के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह।